नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी। और चीन के बॉर्डर पे जो तनाव बना था उस पे बहुत सारे डेवलपमेंट वीकेंड के दौरान भी हुए और आज भी जारी है। ताज़ा डेवलपमेंट इसमें यह है कि राहुल गांधी जी ने एक और ट्वीट किया है, बिल्कुल अभी आधे घंटे पहले, आप कह सकते हैं 40 मिनट पहले, और उस ट्वीट को उन्होंने फिर से टारगेट किया है गवर्नमेंट के ऊपर, तो उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ताज़ा स्थिति आपको बता दें, इस समय जो माहौल है तनावपूर्ण है डेफिनेटली, लेकिन दोनों के बीच में कमांडर लेवल की बातचीत है। डिप्लोमेटिकली इसको और सॉल्व करने की कोशिश चल रही है। राजनाथ जी रूस गए हैं, वहाँ पे शायद त्रिपक्षीय वार्ता हो सकती है जिसमें चीन का प्रतिनिधि भी शामिल होगा। और इसके अलावा कई रिव्यूज़ मीटिंग हुई जो डिफेंस के साथ, तो उसमें सेना को ये कहा गया है कि वो स्पॉट पे अपने हिसाब से, अपनी विचार से वो फैसले ले सकती है कि उस समय उसको क्या करना, वो किसी ट्रीटी के तहत बंधे हुए ना रहें। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इस समय के ताज़ा हालात को दर्शाते हैं। दूसरी तरफ आर्थिक फ्रंट पे काफ़ी ज़बरदस्त घेराबंदी सरकार ने की है और प्राइवेट कंपनियों की तरफ से भी आप कह सकते हैं कि उसका समर्थन मिल रहा है। और जो ताज़ा तरीन है वो महाराष्ट्र सरकार ने जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया था 5,000 करोड़ का, उसको रद्द कर दिया है। ऐसे ही पहले कई और राज्यों में हो चुके, हरियाणा में रद्द किया गया है, रेलवे ने रद्द किया है, MTNL BSNL ने मना किया है, और यूपी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो अपने यहाँ के किसी प्रोजेक्ट में इस तरीके के चाइनीज़ इक्विपमेंट के इस्तेमाल को रोकेंगे। इसके साथ ही एक रिव्यू कमेटी बनी है जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट हम लोग इंपोर्ट करते हैं उस पर भी सेक्टोरली ये जांच की जा रही है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हैं, जानना जरूरी है कि इस समय ताज़ा हालात क्या है। लेकिन राजनीति थम नहीं रही है, जिसको थम जाना चाहिए, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगातार बनी हुई है और वो लड़ाई अभी भी राहुल जी ट्वीट पे लड़ रहे हैं, बावजूद इसके कि सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। चलिए इसी पे आज चर्चा करेंगे। परिचय करा दें आपका हमारे मेहमानों से। मेरे साथ हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और उनकी जो इकोनॉमिक विंग है उसके हेड भी हैं। अभय दुबे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। साथ ही आलोक मेहता जी, वरिष्ठ पत्रकार। अभय दुबे जी CSDS के प्रोफेसर हैं और नीरज भगत जी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, वित्तीय मामलों के बड़े जानकार हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक दुबे जी कांग्रेस वाले, अगर मैं, चूँकि दोनों लोगों का नाम सेम है तो मैं थोड़ा सा ये एक प्रीफिक्स सफिक्स लगा के बात करूँगा जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। सर ये बताइए कि सर्वदलीय बैठक हो गई, उसमें स्टेटमेंट आ गए, फिर जो कन्फ्यूज़न था वो क्लैरिफिकेशंस भी आ गए। अब ये 40 मिनट पहले राहुल जी ने फिर एक ट्वीट कर दिया कि हमारे सैनिक मरे, हमारी ज़मीन पे कब्जा किया, और चीनी मीडिया मोदी जी की तारीफ क्यों कर रहा है। ये क्या है? ये मतलब अब इसको राजनीति न कहें तो क्या है? हाँ देखिए, प्रतिपक्ष को दायित्व ही ये दिया है कि हर तरीके से सरकार को सजग किया जा सके। आप कल्पना कीजिए कि अगर प्रतिपक्ष सजगता से अपना दायित्व नहीं निभाता तो क्या सरकार ये स्पष्ट करती जो बात चाइना कह रहा था कि हमने कोई इंट्रूजन नहीं किया है, हमारा कोई ट्रांसग्रेशन नहीं है, हमने कोई परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है और पूरी गालवान वैली चाइना की है। हूबहू वही बात प्रधानमंत्री जी ने कह दी कि ना कोई घुसा है, ना ही कोई वहां मौजूद है, ना हमारी पोस्ट को कैप्चर किया है। जबकि सारा मीडिया सैटेलाइट इमेजरी से ये बताया जा रहा है। खुद फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से 17 जून को बात की और उन्होंने साफ कहा कि LAC के भारत की तरफ चाइना अपना कंस्ट्रक्शन को शेप दे रहा है जो विवाद का कारण है। फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्सपर्सन ने 16 तारीख को ब्रीफिंग में बताया कि यूनिलैटरली चाइना लाइन ऑफ कंट्रोल को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। सब लोग जानते हैं कि पेगांगसो लेक के ऊपर जो फिंगर 8 से 4 है वहां पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और हमारे पेट्रोलिंग को ब्लॉकेड किया गया है। अगर हम लगातार ये बात नहीं कहते तो क्या सरकार तत्परता से कार्रवाई करती? वो तो डिनायल मोड में थी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो मुझको लगता है कि अच्छा है, प्रतिपक्ष को कहने दीजिए आप। और याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी के समय को सारे सांसद मिलकर राष्ट्रपति जी के पास जाते थे। मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो स्वर मुखरता से उठाते थे, हमने कभी उस पर आपत्ति नहीं ली। और एक अच्छे राष्ट्र के लिए, एक संप्रभु राष्ट्र के लिए अच्छा है। नहीं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोदी सरकार भारत की सामरिक हितों को और संप्रभुता को समर्पित न करते। इसलिए हम दृढ़ता से ये बात कहेंगे और इसलिए वो अपना राजनीतिक लाभ की सोच रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव है, कुछ राज्यों में चुनाव है, उसके दृष्टिगत निर्णय लिए जा रहे हैं जो राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं।
इसीलिए मनमोहन सिंह जी ने एक सकारात्मक पत्र भी प्रधानमंत्री जी को लिखा है। अभय जी, क्या इससे आपको ये नहीं लगता कि आप दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं? इससे दुश्मन कैसे मजबूत होता है? अगर हम हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को की बात कर रहे हैं, हम अगर हमारी सार्वभौमिक हमारी सीमाओं की रक्षा का प्रश्न खड़ा कर रहे हैं अपनी सरकार में, कोई भी देश का प्रतिपक्ष ये करेगा और करना ही चाहिए, नहीं तो इतिहास उसको क्षमा नहीं करेगा कि समय रहते हमने आगाह नहीं किया। ये करना चाहिए और ये अच्छे सिम्टम्स हैं और सरकार भी सुधारात्मक कदम उठाए, ये हमको उम्मीद है और उठाएगी। अभय जी, आज का जो ट्वीट है वो क्वेश्चन नहीं है, वो स्टेटमेंट है कि हमारे सैनिक मारे गए, हमारी जमीन कब्जा कर ली गई और मीडिया मोदी जी की तारीफ क्यों कर रहा है। आप समझ रहे हैं तीनों को? मतलब देखिए ये क्या है, राहुल गांधी जी को आपने लगातार सुना इस कोविड की क्राइसिस में, उन्होंने कहा था कि मैं लगातार ऐसी बातें करूंगा जिससे सरकार, सुनिए, सरकार दबाव में आए तो सरकार दृढ़ता से कार्रवाई करे, उसके लिए प्रतिपक्ष ये कह रहा है। मुझे लगता है कि मीडिया को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और प्रतिपक्ष को सवाल खड़े करने चाहिए, प्रश्न उठाने चाहिए और बोलना चाहिए, ताकि सरकार दबाव में आए और सुधारात्मक कदम हम उठा पाए। नहीं तो आप देखिए, हम लगातार कह रहे थे कि निहत्थे सैनिकों को वहां भेज दिया, बाद में ये खुलासा करते जैसे विदेश मंत्री की एक एग्रीमेंट था जिसके कारण। अभय जी, जब सर्वदलीय एक बैठक हुई उसमें एक तो राहुल जी को जाना चाहिए था, खुद जिनके मन में इतने प्रश्न उठ रहे हैं वो खुद क्यों नहीं गए? उनको चले जाना चाहिए था, सामने सामने बैठ के पूछ लेते। लेकिन प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी जब हम हैं और हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी है तो स्वाभाविक से सोनिया गांधी जी नहीं, वो पार्टी तय करेगी किसको जाना। मैं उस पर क्वेश्चन नहीं करूंगा सोनिया जी क्यों गई। सोनिया जी को सुनिए, अभय जी सुनिए तो, आप सोनिया जी को पूरा अधिकार है, अध्यक्ष है, वो जाएंगी। लेकिन अगर उसी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके मन में इतने सवाल हैं कि वो अभी तक सवाल कर रहे हैं, तो उनको भी चले जाना चाहिए था। कोई रोक थोड़ी थी कि दो आगे तो नहीं बैठने देंगे अब, तो वहां सवाल पूछे खत्म। सर्वदलीय बैठक के बाद ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नहीं है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, बहुत अच्छा। एक 10 सेकंड दीजिए कंक्लूड करने के लिए। लगातार 5 मई से राहुल गांधी जी प्रश्न करते थे, बताइए आप वो घुसे क्या स्थिति है, स्टेटस क्या है। आखिरी में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी का आया कि ना कोई घुसा है ना वहां कोई मौजूद। तो राहुल गांधी जी ने ये बात की है। हम तो लगातार प्रश्न पूछ रहे थे, जब जवाब इस प्रकार का आया जो भारत के हितों से समझौता करने ठीक है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ठीक है अभय जी, ठीक है, अब जवाब तो ले लीजिए। गोपाल अग्रवाल जी, राहुल जी का ट्वीट है कि हमारी जमीन पे कब्जा किया चीन ने और हमारे सैनिकों को मारा, और अब चाइनीज मीडिया मोदी जी की तारीफ कर रहा है। हवाला ग्लोबल टाइम्स का, जो एक अंग्रेजी अखबार में आर्टिकल लिखा गया है। बताइए कहां कहां कब्जा करवा दिया आपने? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि राहुल जी प्रश्न नहीं कर रहे, अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री की बात को विश्वास नहीं कर रहे, हमारे आर्मी की बात को विश्वास नहीं कर रहे, और हमारे जो MEA और डिफेंस मिनिस्ट्री की बात की विश्वास नहीं कर रहे, और विश्वास किसका कर रहे हैं? चाइना के ग्लोबल टाइम्स अखबार का, उसको रेफर कर रहे हैं। तो आज वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री की बात को रेफर करके देश के लोगों का स्वाभिमान जगाते हैं और विश्वास बढ़ाते हैं? क्या कर रहे हैं राहुल गांधी जी? एक तो कुछ भी चीजों को, विषयों को सही ढंग से ना समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और पब्लिकली स्टेटमेंट दे रहे हैं, और उनमें भी कोर्ट को चाइना के ग्लोबल टाइम्स को करें। तो इससे अपने आप स्पष्ट होता है कि उनका विश्वास चाइना के अखबार पे ज्यादा है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के डिफेंस मिनिस्टर, भारत के विदेश मंत्रालय और भारत की आर्मी, तीनों के स्टेटमेंट को कहीं कोट नहीं कर रहे। उनको कोट करते तो बहुत अच्छा लगता, बताते कि भारत, चीन झूठ बोल रहा है, भारत की सेना ने कहा है कि हमारा कोई भी हिस्सा चीन के कब्जे में नहीं है, उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। यह लगता तो आज स्वाभिमान से हम भी उनके स्टेटमेंट को रीट्वीट करते राहुल गांधी जी को। आज अपोजिशन का रोल क्या? और प्रश्न कंटिन्यूअसली करे जा रहे हैं, और प्रश्न नहीं है, हमारी बात को अविश्वास करके वो बोले जा रहे हैं। अब उनके किस बात का जवाब नहीं दिया बताइए? उन्होंने कहा कि हमारे सेना, चीन ने अंदर घुस गए तो जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि क्या हमारे सैनिक कब्जे में, उसका जवाब दिया है। क्या किस तरह से कन्फ्रंटेशन, इस बात का जवाब दीजिए ना गोपाल जी, चीन ने कब्जा कर लिया, इस बात का जवाब दीजिए जो अभी इन्होंने लिखा है, इसका जवाब दीजिए। तो क्या कब्जा, किसका कोट कर रहे हैं? वो तो चाइना का बात कर रहे हैं।
किस चीज, जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि उन्होंने कोई कब्जा नहीं किया, आर्मी ने कह दिया, तो फिर इसको विश्वास ना करके तो आप कुछ भी कह दें, आप ऐसे तो किसी भी बात को कह दें। तो क्या तथ्य है, क्या बात है, और अगर उनको उसके बाद भी है, अबे जी कहाँ कब्जा किया भाई, बताइए, ये स्पष्ट कर दीजिए ना, कहाँ कब्जा हुआ? कौन सा देखिए प्रधानमंत्री, हम गोपाल जी, हम तो विश्वास करना चाहते थे, मगर जानते हैं विश्वास किसको नहीं है प्रधानमंत्री जी की बात पर। अबे जी सुनिए, नहीं, मैं जो सवाल पूछूंगा प्लीज उसका जवाब दीजिए। अब इस पर हमने काफी टिप्पणी कर लिया, आपने कहाँ कब्जा हुआ ये बताइए, जो राहुल जी ने लिखा है कि कब्जा हो गया, मार दिया, कहाँ कब्जा हुआ ये बताइए। देखिए 2 जगह कब्जा हाल ही में जो प्रामाणिक है, जिसको भारत की सरकार के विदेश मंत्री भी मान रहे हैं, वो मैं बता दूं। विदेश मंत्री जी ने 17 जून को चाइना के विदेश मंत्री से बात की है और आपकी गलवान घाटी के 80 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट गोगरा पोस्ट पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के आगे बढ़ करके चाइना ने अपना परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। मैं नहीं कह रहा, भारत के विदेश मंत्री चाइना के विदेश मंत्री को दूरभाष पर ये तथ्य दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी कारण ये सारा झगड़ा हुआ है। उसके एक दिन पहले एमईए के स्पोक्स पर्सन ये बात कह रहे हैं, सैटेलाइट इमेजरी से बताया जा रहा है, सारे रक्षा विशेषज्ञ बोल रहे हैं, पूर्व सेना के अध्यक्ष बोल रहे हैं, पेगोंग सो लेक के ऊपर फिंगर 4 तक परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बनाया है। 8 जहां हम पेट्रोलिंग किया करते थे, फिंगर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब ब्लॉकेड है, अब 4 के बाद हम नहीं कर सकते। और ये भी रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि फिंगर 4 के ऊपर वेस्ट में 16,000 तक चाइना करना चाहता है ताकि वहां से हिंदुस्तान एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, गंभीर विषय है। इस पर कोई काउंटर देंगे गोपाल जी? फिर मैं अपने दूसरे प्रवक्ताओं के पास। चाइना से लड़ने जाने वाले हैं क्या राहुल जी? गोपाल जी आपसे पूछा मैंने, जवाब। हाँ, क्या कह रहे हैं? बता रहे हैं वो कहाँ कब्जा किया है। देखिए कहाँ कब्जा किया है, राहुल जी को सपने आते हो तो दिन में मुझे नहीं पता। जब हमें तो प्रधानमंत्री जी और हमारी सेना ने जो स्पष्ट रूप से बात की है कि उन्होंने कोशिश की है इंट्रूजन की। इस बार अगर आप देखें 2014 से पहले जो चाइना के साथ रिस्पॉन्स होता था, चाइना के इंट्रूजन, ये इस तरह के जो एक्टिविटीज एलएसी पे कंटिन्यूअसली चलती रहती थी और इनका जो रिस्पॉन्स होता था और आज का रिस्पॉन्स है, जिस तरह की तैयारी हमारी सेना ने की है, सेना को खुली छूट दे दी है। ठीक है गोपाल जी, दिख नहीं रहा क्या कि 16 पॉइंट टेकन। अब चलिए मैं थोड़ा बहस को आगे बढ़ाता हूँ, काफी बात आप लोगों से हो गई है। आलोक जी छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। 2 सवाल, एक तो ये कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया है, अगर आपको इस पर कुछ बोलना तो आप बोल सकते हैं। दूसरा जो मेन मुद्दा मैं आज लेके चल रहा था कि हम चाइना को 3 तरफ से घेरने की तैयारी कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली, डिफेंस और इकोनॉमिक तरीके से। तो आपका क्या राय है इस पर? देखिए मैं छोटा ही जवाब दूंगा, लेकिन एक लाइन में इतना तो बताना पड़ेगा। ना बिल्कुल बताइए सर, दोनों को बताइएगा। कब्जा कहाँ हुआ ये भी अगर आपको पता जी इसलिए क्योंकि जी इसीलिए उसी में स्पष्ट हो जाएगा कि देखिए 93 में जब नरसिंह राव जी गए थे, मैं उनके साथ ही वहाँ था जिस समय समझौता हुआ, हमने रिपोर्ट किया था अखबार में, आज भी मेरे पास कटिंग सामने रखी है ना। उसी तरह से उसके बाद वाजपेयी जी के समय में उसी समझौते को आगे, वैसे मैं क्रेडिट दूंगा राहुल जी के पिताजी मैंने राजीव गांधी जी के समय में भी एक प्रारंभिक बातचीत चीन के साथ शुरू हुई थी। जो इतना जो तनाव पहले अमेरिका के साथ और चीन के साथ था वो कब हुआ, लेकिन जो समझौता हुआ उसमें ये हुआ कि जो जहाँ है, अभय जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कोई वो बाकायदा लगा नहीं है कि बाकायदा कांटे लगे हुए यहाँ से उधर आएगा उधर जाएगा। ये पूरा एरिया ऐसा है जहाँ वो तो अरुणाचल को भी अपना कहता है। राहुल गांधी कहें कि भाई देखिए अरुणाचल पे वो कह रहा है मार दीजिए उसको, बम फेंक दीजिए, ये नहीं हो सकता ना। वो लद्दाख को, सिक्किम तो उन्होंने बाद में हमने मान्यता दी ना भारत सरकार ने कि भाई सिक्किम के साथ उसके बाद हमने तिब्बत को मान्यता दी। आज हम असली लड़ाई हमारी है कश्मीर को जब हम लेना चाहते हैं, हमारा जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वहाँ भी चीन का अक्साई चीन वाला एरिया उसके पास है। असली में निशाना उसका रहता है अरुणाचल और हमारा ये कश्मीर का इलाका। देखिए वो ये जो आप बार बार कहते हैं ना, ये बात सब में खाली यही जो आपने सवाल किया, देखिए वहाँ कोई हमारे सैनिक भी वहीं खड़े हैं, उनके सैनिक भी खड़े हैं।
उसमें यदि उन्होंने पोस्ट बनाने की कोशिश की तो हमारे सैनिकों ने जान देकर के भी, चाहे उनके 300 थे, हमारे 100-150 थे, उन्होंने उनको ज़्यादा मारा, उनके लोगों को पकड़ा और उनको वो काम नहीं करने दिया। हमारी तरफ जो सड़क बन रही थी वो आज भी बनी हुई है। उन्होंने हमारे किसी क्षेत्र पर, मैं सेना अधिकारी की बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री के विवाद पर तो गोपाल जी उनको बताएंगे ही सही जवाब कि भाई राहुल जी जरा देख लीजिए, मैं तो वो जो झील है पेंगोंग झील, वहाँ पर मैं गया हूँ। देखिए वहाँ एक सीमा तक हम जा सकते हैं, पत्रकार हो चाहे कोई मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी जाएगा उस नहर पर भी जाता, उसी के आगे ये गलवान घाटी। अब वहाँ पर भी आप जब जाते हैं, वहाँ तो नहीं मैं गया हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जब दोनों पक्ष ये कहेंगे कि हमारा है, इसलिए ये प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि भाई हमारे यहाँ नहीं घुसा, चूंकि हमारा तो इलाका, उनका इलाके में वो यदि बना रहे हैं उस किनारे पर तो हमें आपत्ति नहीं। अब जब तक हम भी कहते हैं कि वहाँ क्यों बना रहे, बिल्कुल दरवाजे पे आके, कोई मेरे दरवाजे पर आकर के बंदूक लेके या कैमरे लेके खड़ा हो, मैं कहूँगा ना भैया अपना कैमरा हटाइए, मैं अभी CNBC से बात कर रहा हूँ, मैं उसको हटाऊंगा ना। अब इसको कह दीजिए तो घुस गया आपके घर में, आपने तो उससे बात कर लिया, अरे भाई उसको हटाने को कहूँगा ना कहूँगा। राहुल जी बहुत समझदार, 50 साल के अब हो गए, वो मास्टर राहुल की तरह ड्रैगन के समय में भी राजीव जी के साथ गए थे, वो जाके कैलाश मानसरोवर हो आए, उनको इतनी समझ इस एरिया के बारे में भी होना चाहिए। कैलाश मानसरोवर में हाथ जोड़ने जाने के बजाय और चाइना मंत्री से मिलने के बजाय यदि वो इस इलाके में चले जाते, लद्दाख में जहां पर चीन ने हमला किया था, आज भी वो तवांग को अपना हिस्सा मानता है। इसलिए देखिए राजनीतिक ढंग से विरोध करें। सोनिया जी ने बड़े शालीनता के साथ जो सवाल उठाने थे उठाए, पार्टी की वो अध्यक्षा हैं, कम से कम अपनी अध्यक्ष की इज्जत रखे, जो उन्होंने कहा, उनकी माताजी भी हैं, वो आपत्ति करे जो समझदारी के साथ करे। और मनमोहन सिंह जी इसलिए नहीं कर सकते कि नरसिंह राव की कैबिनेट में जब थे तब ये समझौता हुआ, मनमोहन सिंह जी ने कभी कोई कन्फ्रंटेशन किसी से नहीं लिया, उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों से भारत में नहीं लिया, उन्होंने बीजेपी से टकराव नहीं लिया, और तो छोड़ दीजिए उन्होंने मुस्लिम जितने फैनाटिक इस्लामिक वो थे टेररिस्ट कश्मीर के, उनसे टकराव नहीं लिया। मनमोहन सिंह जी आज राहुल गांधी का लिखे हुए पर्चे को पढ़ रहे हैं, ये शर्म की बात है भारत के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते, नरसिंह राव कैबिनेट के मंत्री होने के नाते जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, आज उसको कहना चाहिए था कि हाँ समझौता हुआ, शरद पवार ने काम किया, शरद पवार आज इनके साथ बैठे हैं, राहुल गांधी शरद पवार को निकाल के बाहर कर दे अपने उससे, कहें कि हमारे गठबंधन में नहीं है, शरद पवार ने क्यों समझौता किया था। भाई इस बॉर्डर पे जो जहां है वहां रहेगा, बात होती रहेगी, कितने ही चरणों में सेनाधिकारी और डिप्लोमेटिक बात होती रही, आज भी हो रही है। जी अभय ये इशारा कर रहे हैं, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर मैं अभय दुबे जी दूसरे वाले के पास जाऊंगा। जी आलोक मेहता जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार अगर मनमोहन सिंह जी के लिए कहें कि शर्मनाक है, मनमोहन सिंह जी की विद्वत्ता का, उनकी विज्ञता का, उनके चातुर्य का लोहा पूरा विश्व मानता है। बहुत बड़े शर्म की बात है कि आलोक मेहता जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहे हैं। अरे भारत का पक्ष लीजिए, आप भारत के पक्ष में बैठना सीखिए। भारत की सरकार भारत के पक्ष, उन्होंने क्या किया आतंकवाद के खिलाफ, हितों को साथ रही, कश्मीर के लिए क्या किया, आज बीपी मलिक कश्मीर के लिए क्या किया उन्होंने, कह रहे हैं बताइए। 370 खत्म किया, कब्जा कर, मनमोहन सिंह ने 370 खत्म किया। आप चाइना की भाषा बोल रहे हैं, कैसे बात करते हैं आप, कह रहे मीडिया का साथ दे रहे हैं, मीडिया का नाम क्यों लेते हैं आप, चाइना की भाषा बोल रहे हो, आपको इस बात के अरे चाइना से, अरे आनंद शर्मा से पूछिए चाइना से कौन है, आनंद शर्मा यूथ कांग्रेस के जमाने से उनके एजेंट बन गए। क्या बात करते हैं आप, अरे भारतीय जनता पार्टी आज ऐसा लग रहा है शर्मा तब से उनके साथ काम कर रहे हैं, चीन का साथ दे रहे हैं, स्वर मिलाकर बोल रही है। आलोक जी आप उसको ऐसी, आज चीन कब्जा करके बैठा है, पूरा विश्व बता रहा है, हमारे भारत के सारे चैनल सैटेलाइट नहीं बैठा, शो कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया तो शो, क्या वो गलत बोलते हैं? तो फिर प्रधानमंत्री जी, ठीक है अभय जी, अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप बार बार ये शब्द जो कह रहे हैं कब्जा करके बैठा, कहां कब्जे करके बैठा ये बताइए। अच्छा अभय दुबे जी प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं और उसके बाद नीरज जी के पास भी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अभय दुबे जी सवाल वही है मेरा कि राहुल जी ने जो अभी ट्वीट किया, मेरा इस पर कहना यह है कि भाई जब सर्वदलीय बैठक हो गई तो बात साफ हो गई, क्लैरिफिकेशन आ गया, स्टेटमेंट आ गया, उसके बाद भी आप इस तरह ट्वीट करें और अभी 40 मिनट पहले आपने ये ट्वीट किया। अगर आपके मन में इतने प्रश्न थे तो आप उस सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं शामिल हुए, पहला सवाल। दूसरा, कब्जा कर लिया तो कहां कर लिया, मुझे भी भौगोलिक तौर पे हमारे दर्शकों को बताएं कि कहां कहां कब्जा हुआ है, फिर मैं बताऊंगा कि कहां कहां उन्होंने कब्जा करवाया है। अभय दुबे जी।
देखिए, मोटे तौर पे मैं ये जहाँ तक जो मैंने अध्ययन किया है उससे मुझे लग रहा है कि गलवान घाटी में जहाँ पर भारत सड़क बना रहा था और जिस सड़क के बनने से भारत की फौजें अपने फायदे की जगहों पर 7-8 घंटे की बजाय 1.5-2 घंटे में या 1 घंटे में पहुंच सकती थी, तो इस संघर्ष का फायदा उठाकर चीनी फौजों ने उस सड़क के इधर उधर जो ऊंचाइयां हैं, जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पर अपनी तैनाती मजबूत कर ली है चीनी सड़कों, ताकि अगर कोई फौजी संघर्ष की नौबत आए तो वो उस सड़क के इस्तेमाल से भारत को रोक सकें। ये है वहां पे मेरे विचार से सामरिक स्थिति, जो मैंने तमाम रक्षा विशेषज्ञों और 1-2 रक्षा विशेषज्ञों से खुद भी बात की है, उनका लिखा हुआ पढ़ा है और उनको सुना भी है। मेरे ख्याल से ये है वो असली मुद्दा जहां पर भारत और चीन के बीच में सामरिक रणनीति के सवाल पर एक जद्दोजहद है। इस जद्दोजहद में भारत का हाथ थोड़ा नीचे हो गया है। 15 तारीख को जो हुआ उसमें भारत का हाथ नीचे हो गया है और चीन का हाथ ऊपर हो गया है, और भारत की अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो वहां पे बराबरी कैसे हासिल करे। ये है असली समस्या। अब इसको कौन क्या कह रहा है मैं उस पर नहीं जाता, उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि वो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरी समझ ये है। दूसरा जहां तक सवाल है कि सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ, सर्वदलीय बैठक में कुछ सवाल उठाए गए और साथ में सरकार के साथ में राष्ट्रीय प्रश्न के ऊपर चीन के विरोध के सवाल पर, राष्ट्रीय एकता के सवाल पर एकता व्यक्त की गई। मेरे ख्याल से दोनों ही बातें सही हैं। जब हम सरकार के साथ एकता व्यक्त करने की बात करते हैं तो साथ में हम अपने आलोचनात्मक मस्तिष्क को ताक पर नहीं रख देते। अगर हमें कहीं दिखाई पड़ रहा है कि सरकार कुछ गलतियां कर रही है, तो अगर हम चुप रहेंगे एकता के नाम पर, तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। आप ही बाद में कुछ पूछेंगे कि भाई उस वक्त आप चुप क्यों बैठे रहे। अगर आपको लग रहा था कि सरकार गलती कर रही है, मैं इसमें राहुल गांधी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मुझे राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका तर्क समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अपने जैसे आदमी, नीरज जी आप जैसे व्यक्ति हैं, आलोक जी हैं, हम सब लोग जो समीक्षा करते हैं, ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हम सरकार के साथ भी खड़े हों और जहां हमें गलती लगे वहां हम उसको रेखांकित भी करें कि भाई आप ये गड़बड़ी कर रहे हैं। बावजूद इसके कि बीजेपी वालों की आदत है फौरन कहने लगेंगे आप चीन को फायदा पहुंचा रहे हैं, आप राष्ट्र के विरोध में हैं, आप प्रधानमंत्री की हाँ में हाँ मिलाइए। प्रधानमंत्री जी हमारे इस्तीफे साल आ रहे हैं इस वक्त, मैं ये मानता हूं हमें प्रधानमंत्री जी का साथ देना चाहिए, लेकिन मोदी जी की चीन नीति, मोदी जी की चीन संबंधी कूटनीति कामयाब तो नहीं हुई है। वो तो निश्चित रूप से उसके अंदर कमी है, निश्चित रूप से उसमें समस्या है। इस समस्या के ऊपर उंगली क्यों नहीं रखी जानी चाहिए? नहीं, अबे दुबे जी, और ये हम सब लोगों की ड्यूटी है। देखिए, अगर हम इस ड्यूटी को पूरा नहीं करेंगे तो हम अपने मुल्क के साथ वफादारी नहीं करेंगे। मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा, आप बिल्कुल जो बातें कह रहे हैं सही, लेकिन आप थोड़ा सा इतिहास में जा रहे हैं। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, वरना फिर तरह तरह की गलतियां निकलेंगी, फिर उस पर हम लोग एक डिफरेंट डिबेट करने लगेंगे। मेरा सवाल यह है कि जब या तो सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई गई थी, आप वहां ये हामी भर के आप वहीं पे विद्रोह कर देते कि वहां से निकल के आके आप एक बाइट देते कि ये जो बताया गया वो गलत है, वहां कब्जा हो चुका, वहां लोग मारे गए और मैं सहमत नहीं हूं जो अभी सर्वदलीय बैठक में हुआ। वहां फिर आपने ये सब क्यों नहीं कहा? नंबर 1। नंबर 2, मेरे मन में अगर इतने प्रश्न है, मैं पार्टी के इतना प्रमुख नेता हूं, तो मैं जाके सामने उनसे पूछूंगा। बाहर निकल के चुपके से एक ट्वीट कर देना, वो भी हिंदू अखबार के आर्टिकल को पढ़ के, जो कि ग्लोबल टाइम्स के लिखे हुए हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं? नंबर 1। दूसरी चीज, आप 2 चीजें हैं वहां पे, एक प्योंगयांग घाटी है, प्योंगयांग, और दूसरा है गलवान। अब प्योंगयांग की आप स्थिति समझिए, बीच पानी में डिवीजन है आपका, एक बफर लैंड है वहां पे, जिसमें आप जाते हैं फिंगर 2 से फिंगर 8 तक। फिंगर 2 आता है चाइना की तरफ, फिंगर 8 हमारी तरफ, बीच का बफर है। अगर हमने उस पर पेट्रोलिंग कभी नहीं की और किसी की पेट्रोलिंग है तो मैं उसको कब्जा मान लूंगा क्या? सेम चीज गलवान में है कि नदी के किनारे एक सड़क जा रही है, उससे आपने एक फीडर रोड बनाई। उस फीडर रोड को आपने इसलिए बनाया क्योंकि आपका एक्सेस बढ़े। उस फीडर रोड से चाइना को दिक्कत है, वो उस फीडर रोड तक आता, वो भी बफर लैंड में आया है। तो मुझे ये समझाए कोई कि कब्जा कहां हुआ है, कौन सी जमीन है जहां पे झंडा गड़ गया चाइना का? तो झूठ और भ्रम तो ये भी फैलाया जा रहा है ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं तो अभय दुबे और राहुल जी कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कब्जा हुआ है, मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर दोनों देशों के बीच में जो सामरिक मुकाम हैं, उन सामरिक मुकामों पर इस संघर्ष के दौरान चाइना फायदे की स्थिति में पहुंच गया है। सर, मैं केवल ये कह रहा हूं। नहीं सर, और भारत, मुझे लगता है कि सर इसको कर्नल संतोष बाबू के साथ में जो 19 सिपाही शहीद हुए हैं, वो अपनी शहादत देके भी चाइना को ये फायदा हासिल करने से नहीं रोक पाए। नहीं सर, आप मुझे लगता है इसको करने में क्या बुराई है? नहीं, इस बात को दूसरी तरफ से आप देखिए
कि जिस बफर लैंड पे वो एक्सेस करना चाहते थे उसी को लेकर विवाद हुआ, उसको निकालने गए और वहां पे एक फेस ऑफ हुआ। आ रहा हूं सर आपके पास, जिसमें ये झगड़ा हुआ और वो शहीद हुए। अब उसमें उनको एडवांटेज कहां से मिल गया, मुझे ये कोई समझाए ना। स्ट्रेटेजिक लोग जो बता रहे हैं वो बताएं कौन। अभी आवाज अगर जी नीरज जी अगर आपको यकीन है कि चाइना को एडवांटेज नहीं मिला है तो मुझे बड़ी खुशी है। नहीं मिला है सर, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यकीन है कि चीन एडवांटेज में नहीं है, भारत एडवांटेज में है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। भारत एडवांटेज में है, यही दिक्कत है चीन को कि भारत का वो फीडर रोड एडवांटेज है उनकी। भारत एडवांटेज में करना चाहता हूं, भारत चीन को एडवांटेज लेने से रोकना चाहता था। देखिए मेरा कहना यह है कि भारत चीन को एडवांटेज लेने से रोकना चाहता था, इसीलिए वहां पे कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में सेना गई थी वहां पर, लेकिन तमाम खून खराबे और शहादत देने के बावजूद गोपाल अग्रवाल जी चीन को एडवांटेज लेने से भारत नहीं रोक पाया। मेरी समझ ये है। ठीक है गोपाल अग्रवाल जी बताइए। हाँ देखिए, ओल्डी पे जो रोड बना है 325 किलोमीटर का, वह चाइना के लिए बहुत नासूर बन के उनके सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि चाइना ने पिछले 50-60 साल से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर पे क्रिएट कर लिया। हम लोग पिछले 6 साल में ही कर रहे हैं और उसको इकोनॉमिकली भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि अगर राजीव गांधी या राहुल गांधी जी इतिहास में मत जाइए बहुत ज्यादा। नहीं, मैं इतिहास में नहीं जा रहा। आज भी राहुल गांधी जी हमारी सेना पे विश्वास ना करके ग्लोबल टाइम्स पे बात करते हैं, तो यह प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि चाइना जो चीन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा पे ब्रिज नहीं बनाने देना चाहता था, कितने साल से पेंडिंग था। अभी दोनों ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में हमने बना दिए। 16 रोड्स बॉर्डर पे हम बना रहे हैं। ये ओल्डी रोड अब खत्म कंप्लीट होने में आया 325 किलोमीटर का, और वह हाईएस्ट पॉइंट पे हमें ले जाएगा। तो इन सब चीजों से चीन, जब तक हम चुप बैठे रहो। ठीक है अभय दुबे जी, कांग्रेस वाले चीजें कांग्रेस आप कुछ बोलना चाह रहे थे। ठीक है गोपाल जी पॉइंट हो गया आपका। करते रहे अभय दुबे जी। नीरज जी एक थोड़ा सा पहले तो मैं करेक्शन आपके स्टेटमेंट में करूं। आपने मुझे नहीं पता कि वो भूतवश हुआ क्या, आपने कहा कि फिंगर 2 तक चाइना के पास है। नहीं, हम और चाइना ये मानते हैं कि फिंगर 8 से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और चाइना ने 1999 में फिंगर 4 तक रोड कंस्ट्रक्ट कर लिया था, मगर फिर भी हम पेट्रोलिंग कर रहे थे फिंगर 2 से। हमारी मान्यता थी कि फिंगर 8 से लाइन ऑफ कंट्रोल। अब हुआ यह है कि फिंगर 4 तक 8 से 6, 7, 5, 4 तक चाइना ने अपने परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं और हमको ब्लॉकेट कर दिया। अब हम 2 से 4 तक ही पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे। मैं जो बात आप कह रहे हैं मैं उसी को रीइटरेट कर देता हूं। मान्यता के हिसाब से, ट्रीटी के हिसाब से, या जैसे भी आप माने, फिंगर 2 तक चाइना का माना जाता है, फिंगर 8 तक भारत का माना जाता है। बीच का बफर नहीं, सुनिए आप पहले सुन लीजिए। चाइना ने आगे बढ़ के बनाया, ये सही कह रहे हैं आप। मैं वही कह रहा हूं कि उस जगह की लड़ाई है जहां पे बफर है। 2 तक उनका माना जाता है, 8 के आगे हमारा माना जाता है, बीच वाला है, उसी की लड़ाई। वही तो कह रहा हूं। नहीं, एक तो सुनिए, एक तो वहां वो उसको कंस्ट्रक्ट नहीं करना था। दूसरा जो एमईए का स्टेटमेंट पढ़ेंगे 17 जून का, जो विदेश मंत्री ने भारत के चाइना के विदेश मंत्री से बात की है, उन्होंने कहा व्हाइल देयर वाज सम प्रोग्रेस द चाइनीज साइड sought to erect a structure in Galwan Valley on our side of the LAC। तो ये कह रहे हैं कि हमारी सीमा के अंदर। अब एक बात समझ लीजिए, या तो हम आंखें बंद कर लें और कह दे कि नहीं सब कुछ ठीक है, जैसा कि हमने डोकलाम में किया। आप विश्वास करिए, 2 बड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब पार्लियामेंट में मोदी सरकार ने दिए। एक, उन्होंने ये स्वीकारा है कि पिछले 3 साल में 1025 ट्रांसग्रेशन चाइना ने किए हैं। दूसरा ये स्वीकारा है कि डोकलाम के स्टैंड ऑफ के बाद चाइना ने वहां पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। तो या तो हम आंख बंद कर लें और कहते हैं सब कुछ ठीक है, ऑस्ट्रिच अप्रोच अपना लें। ये हमको नहीं करना चाहिए। हम देश के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ सब लोग एकजुटता से, लेकिन समालोचना, सवाल उठाना, सर देखिए हमारा हक है। और नहीं सर, यही पे थोड़ा सा जो आप कहना चाह रहे हैं, भाव और शब्द आपके मैच नहीं कर रहे हैं और न राहुल जी के मैच कर रहे हैं। समालोचना करिए, सवाल उठाइए। मैं तो खुद ही सवाल पूछ रहा हूं अग्रवाल जी से, लेकिन जब आप स्टेटमेंट देते हैं तब दिक्कत होती है। स्टेटमेंट तो दिए गए पहले भी, आपने चूंकि कहा इतिहास में नहीं जाना, नहीं तो मैं मोदी जी के भाजपा नेताओं। नहीं सर, अरे सर वो बयानबाजी वाले इतिहास की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं फिर लिखित इतिहास पे जाऊंगा।
हाँ, लिखित में ही बात। हाँ, तो लिखित में फिर आप 93 जो आलोक जी पूछ रहे, बताइए क्या है फिर वो। देखिए, बात समझ लीजिए, 2008 में 2013 में जो गांव कब्जे कराए, चब्बी जैली कराई, वो बताइए क्या है फिर वो। नहीं, एक बात समझ, इसीलिए मैं कह रहा हूं उधर मत जाइए। जब भी हुआ है सेना दृढ़ता से लड़ी है। अरे लड़ी क्या, कब्जा है उनका सर। पहली बार हुआ है कि सेना को निहत्था आलोक जी का हवाला देकर चब्जी वैली पे कब्जा हुआ है। ये अक्षम्य अपराध। आप कहां की बात कर रहे हैं? 2008 में, 2013 में, 2000 में, ये सब आप उनकी, फिर इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप बहुत पीछे जाएंगे तो फिर पता लगा भी अग्रवाल जी अक्साई चीन ले आएंगे बीच में। वहां तक जाने की जरूरत नहीं, फ्यूचर देखिए ना। नहीं, वो मतलब नहीं है। अच्छा, बहुत देर से नीरज जी के पास में नहीं गया हूं क्योंकि बहस एक पीठ के तरफ। रुकिए अभय जी, रुकिए, चली गई है। अब इस पे बहुत ज़्यादा बहस करके आपको मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, ना आप अग्रवाल जी को कन्विंस कर पाएंगे। लेकिन इस समय जो भारत की अपनी स्ट्रेटजी, जरा उस पर भी हमको फोकस करना चाहिए। जो एक पक्ष जो भी आर्थिक रूप से बहुत तगड़े से हम लोग चोट देने की कोशिश कर रहे हैं चीन को। नीरज जी, इस पे आपकी राय। देखिए नीरज जी, पहले आपको ये समझना होगा कि इंडिया और चाइना का ट्रेड हेलो जी कंटिन्यू करिए। चाइना का ट्रेड डेफिसिट कितना है? इंडिया ऑलमोस्ट 16 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और चाइना से ऑलमोस्ट 71 बिलियन का इंपोर्ट करता है। तो मेरा जो टोटल ट्रेड है ऑलमोस्ट 86-87 बिलियन का है और वो सेकंड लार्जेस्ट, चाइना मेरा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है आफ्टर यूएसए। अब देखिए, मैं एक्सपोर्ट तो कम करता हूँ बट मैं इंपोर्ट ज़्यादा करता हूँ चाइना से, तो जिसका फ़ायदा चाइना को होता है। तो अगर मैं यहाँ पर अपना इंपोर्ट रोक देता हूँ तो चाइना को इफेक्ट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो अल्टीमेटली चाइना से मेरे बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, मेरे बहुत सारे जो रॉ मटेरियल फार्मास्यूटिकल्स वाले हैं या गारमेंट्स वाले हैं, वो मेरे सारे के सारे जो इनपुट्स हैं वो यूज़ होते हैं चाइनीज़ कंपनी से। अगर मैं अब यहाँ पे रोक लगाता हूँ तो मेरे चाइनीज़ इंपोर्ट कम हो जाएंगे और मेरे एक्सपोर्ट हैं वो जनरली जाते हैं B2B, मेरे मिनरल्स पे जाते हैं, मेरे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पे जाते हैं या मेरे केमिकल्स पे जाते हैं। तो जिसका डायरेक्टली बायर परचेज नहीं करता वो कंपनीज परचेज करती है। तो मैं बैकलैश करता हूँ तो मेरा जो चाइनीज़ इंपोर्ट है वो मेरा कम हो जाता है और जो मेरा एक्सपोर्ट है वो B2B को है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट और डायरेक्ट फ़ायदा मुझे होता है। अब आप देखिए, ऑलमोस्ट 75% जो चाइना की, जो हमारी इंडिया की मोबाइल की मार्केट है, मोबाइल हैंडसेट की मार्केट है, वो चाइनीज़ कंपनी ने ओन कर रखा है। अब आप देखिए, ऑल ओवर इंडिया जो बैकलैश हो रहा है बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर हो रहा है। तो ये बैकलैश होने से इंडिया को फ़ायदा है, चाइना को इसमें नुकसान है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं चाइना को। सेकेंड आप देखिए कि 2015 में हमारा जो हैंडसेट मार्केट थी वो ऑलमोस्ट बहुत छोटी थी। अब वो मेक इन इंडिया की पॉलिसी आई तो ऑलमोस्ट 75% जो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट होता है या इंडिया में बनता है। तो वो मेक इन इंडिया पॉलिसी की वजह से जो हमारी मोबाइल की जो इंपोर्ट्स होते थे वो ऑलमोस्ट कम हो गए, वो सारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो अल्टीमेटली बॉयकॉट चाइना में चाइना को नुकसान ज़्यादा है, इंडिया को फ़ायदा है। ठीक है, बट हमें अपने आप को सेल्फ रिलायंट करना पड़ेगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें प्रोडक्ट्स इंडिया में लोकली बनानी पड़ेंगी। हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब अब जब आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया तो आपको ये कदम उठाने पड़ेंगे और इसके लिए थोड़ी बहुत कॉस्ट आपको झेलनी पड़ेगी। हाँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि इस विषय पर ज़्यादा बात करें हम, क्योंकि वो राजनीति वाले में तो कोई कन्विंस हो नहीं रहा है। वैसे आप लोग चाहेंगे तो मैं उस पर फिर से बहस शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आर्थिक वाले बहुत सारे फैसले किए गए हैं। ये एक तरीका है चीन को चोट पहुंचाने का और ये कारगर हो सकता है। इस पर बातचीत करेंगे और एक हमने सर्वे भी किया है, उसकी भी फाइंडिंग्स आपको बताएंगे कि लोगों की सोच क्या है ऐसे कदमों को लेकर के। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं चीन की घेराबंदी का जो तरीका अपनाया जा रहा है उस पर। एक पक्ष उसका ये है कि डिप्लोमेसी चल रही है, मिलिट्री वैल्यू चल रही है, डिप्लोमेटिक के साथ साथ स्ट्रेटजिक तरीके भी अपनाए जा रहे हैं और एक इकोनॉमिक तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। उस पर हमारे नेटवर्क ने एक सर्वे किया है, मैं उसकी फाइंडिंग्स बताता हूँ, फिर इससे बातचीत करते हैं। हमने सवाल पूछा कि क्या आप चाइनीज़ सामान का बायकॉट करें। देखिए, पब्लिक फीलिंग है ये, लोगों के बीच में चाइना को लेकर के जो नाराज़गी है उसका रिप्रेजेंटेशन है ये। तो इसमें 70% लोग कहते हैं कि हाँ वो चाइनीज़ सामान का बायकॉट करेंगे। 70% काफ़ी बड़ी संख्या है। इसी तरीके से हमने पूछा कि चाइनीज़ ऐप जो है उनका आप इस्तेमाल बंद कर देंगे क्या, तो 90% लोग कहते हैं कि हाँ वो उसका इस्तेमाल बंद कर देंगे और दूसरों को भी कहेंगे कि आप ना करें। इस तरीके की भावनाएं हैं यहाँ पे। क्या चीन पे दोबारा भरोसा करना चाहिए,
44% लोग कहते हैं कि उसने हमेशा धोखा दिया इसलिए नहीं करना चाहिए, और 47% लोग कहते हैं कि कभी नहीं करना चाहिए। दोनों को जोड़ दीजिए 87% लोग एक वक्त दिख रहे हैं। इसके अलावा हमने ये पूछा कि सबसे ज़्यादा खतरा कहाँ से है, चीन से या पाकिस्तान से, तो 91% लोग कह रहे हैं कि चीन से। हालांकि ये हो सकता है मोमेंट्री है, क्योंकि इस समय गर्म इश्यू तो लोगों ने उसके बारे में कह दिया होगा। फिर सवाल हमने पूछा कि भारत को चीन को कैसे जवाब देना चाहिए, क्या तरीका हो सकता है, तो कुछ लोगों में 36% लोगों का मानना है कि सेना को खुली छूट दें। 48% लोग कह रहे हैं कि चाइनीज कंपनियों पर बैन लगे। ये इंपॉर्टेंट है, जो इसकी फाइंडिंग्स है मैं उसी तरफ आप लोगों को ले जाना चाह रहा था। और तीसरा फिर हमने अंत में सवाल पूछा कि चीन के खिलाफ हमारा सबसे भरोसेमंद साथी कौन है, तो ज़्यादातर लोगों का यानी 52% लोगों को मानना है कि हमारा कोई साथी नहीं, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। 19% लोग पुतिन को मानते हैं और 18% लोग डोनाल्ड ट्रंप को मानते हैं। तो ये लोगों की फीलिंग्स हैं, लोगों की भावनाएं हैं। लेकिन मुद्दे पर अपने लौटते, जो हमने कहा कि इकोनॉमिक इश्यूज बहुत सारे उठाए गए कदम, इस पे करते छोटे छोटे जवाब दिएगा, ज़्यादा बात कर पाएंगे। अग्रवाल जी, पहले तो हम आपके पास आते हैं, ये जो सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है कि हम चाइनीज़ कंपनियों को रोकेंगे यहाँ काम करने से, उनके टेंडर रद्द किए जा रहे हैं, ये स्ट्रेटजी मोमेंट्री है क्या या लंबे चलेगी? नहीं, देखिए यह और कभी केवल आज से ही नहीं शुरू हुई, ये आरसेप से जब हमने साइन नहीं किया था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसको जब हमने नहीं साइन किया तभी से ये बात है। एफडीआई जब कोरोना की क्राइसिस आई तो चाइना नेबरिंग कंट्री से हमने एफडीआई को रोका वहां से, और जब मैन्युफैक्चरिंग का रिस्क डाइवर्जन स्ट्रेटेजी की बात आई कि जो बहुत सी विदेशी कंपनियां चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना चाहते तो उनको हैंड होल्डिंग पॉलिसी के रूप में भारत ने शुरू कर दिया था। यह गलवान रैली, ये जो वॉर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके पहले से भारत ने यह स्ट्रेटेजी शुरू कर दी थी। तो चाइना मेनली अगर आप देखें तो चाइना को यही समस्या है, इकोनॉमिकली हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए यूपी ने कितने बड़े स्टेप्स ले लिए, 11 लोगों की कमेटी बना दी जो इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे आने की बात है। तो यह हमारी स्ट्रेटेजी भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नहीं अग्रवाल जी नहीं, आप दूसरी तरफ ले जाएं। एक ये है कि हम अपने उद्योग को बढ़ावा देंगे, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे, दूसरा ये है कि हम उनके कॉन्ट्रैक्ट रद्द करेंगे। मैं दूसरे वाले पे पूछना चाहता हूं आपसे, ये पॉलिसी है या मोमेंट्री है? नहीं, देखिए पॉलिसी जो जिन चीजों में साइबर वगैरह में जो सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ रही है और जहां पे आइडेंटिफिकेशन आ रहा है, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, चाहे चीन की कंपनियों ने लिए हुए इम्प्लीमेंट नहीं किए। जहां पे भी ग्लोबल आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट के लॉज भी होते हैं, उनके अंतर्गत जहां चीजें समझ में आ रही हैं उस तरह सरकार कर रही है। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अभी कांग्रेस सर, ये जो तरीका है सरकार का कि लोग चाहते हैं कि वो चीन का बायकॉट करें, चीनी सामान का बायकॉट करें, अब इसमें डबल प्रोंज स्ट्रेटजी होगी, एक सरकार की तरफ से हो रहा है, दूसरा लोग भी, अभी हमने सर्वे आपको बताया। ठीक है, ये चाइना के सामानों का बहिष्कार यानी अपने आप को मजबूत करिए आप इकोनॉमिक तौर पे। हाँ, बिल्कुल करना ही चाहिए और मैं लोगों की इस भावना का आदर करता हूँ और हमको हर हाल में ये करना चाहिए। मगर जैसा अभी नीरज भगत जी ने बताया कि जो ट्रेड डेफिसिट है उनके अकॉर्डिंग $55 बिलियन है, तो 55-60 बिलियन के अराउंड ट्रेड डेफिसिट हमारा हो गया। मोदी जी आए थे तब कितना था? $30 बिलियन, मतलब 60 साल में $30 बिलियन, और मोदी जी ने 6 साल में उसका 2 गुना कर दिया। इंपोर्ट 3-fold हमारा बढ़ गया। 75% स्मार्टफोन के बाजार पर उनका कब्जा है, 67% हम फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल चाइना से मंगवाते हैं, 90% हमारे सोलर प्रोजेक्ट में उनका इन्वेस्टमेंट है, 45% कंज्यूमर ड्यूरेबल्स उनके पास है, 38% लेदर गुड्स हैं, 30% हम जो मशीन है उनके पार्ट चाइना से मंगाते हैं। और चाइना को क्या फर्क पड़ता है ये समझना बहुत जरूरी है। 5.08% उसके टोटल एक्सपोर्ट का हिंदुस्तान को है सिर्फ। हाँ। उसकी सेहत पर बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको चाहिए स्ट्रेटेजिकली कि जो हमारे भारत की प्रगति ना रुकती हो, हाँ, उस पर तो हम काम करें, लेकिन जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो अनवांटेड है चीजें, उसमें हम रोक लगाएं। जैसे पहले भी एक बार शो में मैंने कहा था कि तत्काल तो हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा कोविड के क्राइसिस को देखते हुए हायर साइड पे इंपोर्ट ड्यूटी कर दें, चाइना के लिए कम से कम कर दें तो थोड़ा रुकेगा।
तब तक हम अभय जी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथनिंग करें, ये हमको करना चाहिए स्ट्रेटेजिकली। उसमें सब लोग साथ हैं, उसमें कोई इनकार नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट खाली मैं रख दूं। एक तो जो आप 5% करें वो नहीं, भारत से 14% का आंकड़ा है इंपोर्ट का। दूसरा जो है सरकार ने बहुत एक मिनट नीरज जी, गलत ले रहे हैं आप। कैसे? चाइना जो टोटल विश्व भर में एक्सपोर्ट करता है, नहीं, आप भारत देखिए जो टोटल एक्सपोर्ट उसका आ रहा है हमारे यहाँ 14% के आसपास है। नहीं, उसको हमें रोकना है। 0.08%, या वो जो हमको कर रहा है, समझ लीजिए मेरी बात, जो विश्व भर में वो एक्सपोर्ट करता है उसमें भारत का कंपोनेंट उसका सिर्फ 5.08%। आलोक मेहता जी, नीरज जी, ये इनसे पूछना चाहिए कि क्या बहिष्कार करना या ना करना। ये स्पष्ट नहीं है, घुमा घुमा के बातें करने से इन्होंने पूरे देश का नहीं सुनिए ना, बैठा दिया। आप लोग बहस इसलिए नहीं क्योंकि आप वापस जाके पढ़ लीजिएगा, वो बहस का मुद्दा नहीं है। आलोक मेहता जी, सरकार का ये तरीका ठीक है। जो अग्रवाल जी नहीं बता रहे हैं वो करीब 5000 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अंडर रिव्यू हैं, उस पर भी बातचीत चल रही कि सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाएगी या उनको रोका जाएगा, जिसमें खिलौने और तमाम छोटी मोटी चीज़ें जो आती रहती चाइना से। नहीं, एक बार अभी बजट में भी बहुत 8 ग्रुप्स में काफी ड्यूटी बढ़ाई थी, इंपोर्ट ड्यूटी। सर आलोक मेहता जी से पूछा मैंने, अग्रवाल जी। जी, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी बढ़ाई है भारत सरकार। नीरज जी, आपने बिल्कुल बहुत सही मुद्दा उठाया, क्योंकि CNBC आवाज के सबसे ज्यादा लोग आर्थिक मामलों को देखते हैं। देखिए, राजनीतिक अपनी जगह है, लेकिन एक तो व्यापार में वो आगे हैं, लेकिन ये अभय जी भी मानेंगे, दोनों अभय जी हमारे, कि हमने उनका पूंजी निवेश कितने बड़े पैमाने पर भारत में हो चुका है। और दूसरा अभय जी को मैं बताऊंगा, शंघाई के पास आप जाइए, आज से नहीं, उस समय में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी मैं वहाँ गया हूँ। वहाँ हमारी कंपनियाँ, नाम लेना यदि मैं शुरू करूँगा तो मैंने उसमें अडानी भी हैं, उसमें विप्रो भी हैं, उसमें इन्फोसिस भी है, उसमें TCS भी है, सारी कंपनियों ने वहाँ भी पैसा लगा रखा है। सही बात यह कि लॉन्ग टर्म में आपको सोचना पड़ेगा आर्थिक मामलों पर भी कि क्या हमारी कंपनी, वो देखिए चीन में एक तंत्री शासन मानते, वहाँ तानाशाही है, वो तो कल कहेंगे ताला बंद करो, अपना सामान तुम्हें वो भी नहीं देंगे, पैसा भी नहीं देंगे। तो ये एक झटके में नहीं होता। WTO के साथ आप हैं, आप आज WHO के साथ भी हम कोरोना पे बात करते हैं, तो सामरिक मुद्दों पर निश्चित रूप से भारत की सीमा का 1 इंच न जाए, ये भी सरकार को सुनिश्चित करना है। जनता की भावना के हिसाब से रोका जाए। लेकिन एक लाइन और कहूंगा नीरज जी, पाकिस्तान के खिलाफ क्या कम भावना हमारे भारत में है, लेकिन पाकिस्तान का सामान दूसरा ठप्पा लगा करके UAE से, दूसरे और कंट्री से आ जाता है। चीन, आप सस्ता नहीं, भारत अच्छा सामान बनाए, वो चीन का विकल्प दे। तो क्या रातों रात कोई भी सरकार हो, मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, कर्नाटक की, पंजाब की हो, रातों रात तो बना नहीं पाएगी। इसलिए भारत में भावना के साथ ये दिखाया जाए, आप स्वदेशी स्वीकार करिए, क्योंकि वरना तो वो दुबई के थ्रू आ जाएगा, उस चीन का सामान जो है वो किसी और कंट्री के थ्रू आ जाएगा। अमेरिका का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ है, अमेरिका की कंपनियों में पैसा चीन का लगा है, तो चीन कहेगा वहाँ का सामान नहीं, ठप्पा USA का लगा देगा। हमें सुनिश्चित करना होगा चाइना को कंट्रोल करने के लिए व्यापार भी कम करें, उनका पूंजी भी उस तरह से नहीं लगने दें। हाँ, जहाँ हमारे हित की रक्षा होती है उस रक्षा करें, सामरिक और आर्थिक दोनों की, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत के कई, आप ये सर्वे कराएंगे, लोग कहेंगे परमाणु बम फेंक दीजिए, लेकिन पाकिस्तान और कई पत्रकार लिखते हैं। देखिए, मीडिया समर्थक वो बात नहीं है, बल्कि मैं एक लाइन इसलिए कहना चाहता हूं कि अभय जी, राहुल जी ने भी जो कहा, मीडिया प्रधानमंत्री का समर्थक नहीं, भारत सरकार की सेना, भारत की जो आर्थिक शक्ति है उनका भी समर्थन मीडिया इसलिए करेगा कि भारत के हितों को देखा जाना चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि चीन का हित का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि भारतीय हितों की रक्षा के लिए माहौल बनाना होगा। भावना में आज कह देते हैं हाँ हम नहीं करेंगे, उसके बाद फिर आलोक मेहता जी, एक सवाल जो आपने रखा है, ये मैं एक बार जरा इसको रिव्यू करना चाहता हूँ। वो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई चाइनीज कंपनी है, उसने किसी US कंपनी में स्टेक ले रखा है और वो माल यहाँ बेच रहे हैं, तो क्या करेंगे गोपाल जी उसका? जापान और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो स्वदेशी की बात कर रहे हैं या आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, इसका मेनली कॉन्सेप्ट का मतलब है कि भारत का इंटरेस्ट ध्यान में रखना है। प्रोडक्ट बेस्ड स्वदेशी चीजें नहीं हो सकती।
कोई आज पेन वगैरह, तो जो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है उसको लिमिट मत करिए। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हमारे, मैं वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने तो ये कहा है कि BSNL MTNL 4G के लिए चाइनीज इक्विपमेंट ना खरीदें, तो BSNL MTNL तो भारत के लिए काम कर रहे थे ना, वो अच्छी सर्विस देते नहीं। लेकिन देखिए हर चीज का जो साइबर, जहाँ पे हाई एंड साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वहाँ पे चाइनीज टेक्नोलॉजी काफी इन्वेजिव होती है, वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी और सामरिक महत्व की बातें हैं। तो फिर ये महाराष्ट्र सरकार ने क्यों यहाँ पे रद्द कर दिए? ये तो नहीं थे सामरिक वाले, न ये साइबर के वाले थे। देखिए जो दोनों 360 डिग्री से समझना पड़ेगा। जहाँ पे आवश्यकता है, अल्टीमेटली हमें अपने प्रोडक्ट को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी कॉम्पिटिटिव बनाना है। केवल ये नहीं हो सकता कि बैन कर दो, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो और उससे हमारी इंडस्ट्री ग्रो हो जाएगी। आपको ग्लोबल कंपटीशन करना है। चाइना का केवल भारत में माल आ रहा है, यही प्रॉब्लम नहीं है। चाइना ग्लोबली माल एक्सपोर्ट कर रहा है। सर मेरा तो सवाल ही वही है ना कि कैसे रोकेंगे? फिर मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि एक थॉट थ्रू प्रोसेस है या मोमेंट्री है? मेरा पहला सवाल यही था। तो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ना, आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि चाइना से माल को आके रोक दिया जाए। यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है, लो कॉस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, लैंड रिफॉर्म करने हैं, लेबर रिफॉर्म्स करने हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट जरा अभय दुबे जी को भी शामिल करते हैं। अभय दुबे जी आप इशारा कर रहे थे, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, उस सवाल के इर्द गिर्द संदर्भ में जवाब दीजिए। मैं आपके पास ही आ रहा हूँ सर, आपके पास ही आ रहा हूँ। मान लीजिए कोई एक कंपनी है भारत में जिसको चीन ने एक्वायर कर लिया है, अब वो उसका प्रोडक्शन यही है, उसका सारा माल यहीं बिकता है, लेकिन उसका प्रमोटर चाइनीज है, तो इसको क्या माना जाएगा? नहीं, इस पे ये तो बिल्कुल रोकना पड़ेगा, तभी तो जो सेबी के टेक ओवर नॉर्म्स हैं वो हम लोगों ने देखिए नीरज जी, ठीक है अग्रवाल जी, अभय दुबे जी पहले ये वाले फौजी प्रश्न से भी ज्यादा जटिल है जी। मैं ये कह रहा हूं कि जो आर्थिक प्रश्न है वो फौजी प्रश्न से भी ज्यादा पेचीदा है जी। फौजी प्रश्न में तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि भाई अपनी जमीन 1 इंच नहीं देंगे और चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन आर्थिक सवाल के ऊपर मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया सकता। इस मामले में आलोक मेहता साहब ने जो राय दी है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। देखिए चीन भी WTO को मेंबर है, भारत भी उसका मेंबर है। एक रूल बेस ट्रेड जो है वो सारी दुनिया में होता है। भारत उसका उल्लंघन करके चीन के खिलाफ ऐसे टैरिफ नहीं रेस कर सकता जिससे चीन को यहां पे अपना सामान बेचने में दिक्कत हो। जो दूसरे देशों को भारत टैरिफ देता है, चीन को उससे ज्यादा भारत नहीं दे सकता। अब सवाल यह है कि हम नॉन एसेंशियल जो इंपोर्ट है उसको हम, एक मिनट, जो हाँ ठीक है, एंटी डंपिंग वाला मसला है वो हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है इससे आप चीन को झटका दे सकें। चूंकि अभी चीन से सीमा पर विवाद हुआ है और बहुत ही दुखदाई विवाद हुआ है, इसलिए हम लोग कुछ प्रतीकात्मक बातें कर रहे हैं कि हम जो होने वाले करार हैं उनको हम रोक रहे हैं। रेलवे ने करार रोक दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने, यूपी सरकार ने रोक दिया है। ये सब प्रतीकात्मक कदमों का स्वागत है, लेकिन हम जिसको कहते हैं कि हम चीन की आर्थिक घेरेबंदी कर रहे हैं, ये कहना अपने आप को मुगालते में रखना है। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी आज की स्थिति ऐसी नहीं है, भविष्य में 10 साल में ऐसी स्थिति हो जाए, 15 साल में ऐसी स्थिति हो जाए, हम अभी से योजना बना के काम करें, वो बात अलग है। नीरज भगत जी, आज ऐसी आपको भी ऐसा लगता है क्या? सारे दुबे जा रहा हूं, उसके बाद अभय दुबे जी के पास जाऊंगा। एक सवाल और लेता हूं नीरज जी से, अभी है समय है, अभी समय है सर। नीरज भगत जी, हाँ मुश्किल है, असंभव है ये? हाँ, जैसे अभी आपने देखिए जैसे अभी आपने बोला कि एक चाइनीज प्रमोटर अगर वो इंडिया की कंपनी को बाय कर लेता है तो क्या हम इसे रोक पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए रेगुलेशंस लाए हैं कि कोई भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करेगी तो उसको पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया, उसको बोला कि हमसे अप्रूवल लीजिए, हम स्ट्रेटेजिक देखेंगे इसको, हमारे कोई ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है कि जिसमें हमें प्रॉब्लम है। अब इसका लाइव एग्जांपल है ग्रेट वॉल की जो कंपनी है जिसने $1 बिलियन महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करने के लिए कमिट किया है, वो ऑटोमोबाइल्स में इन्वेस्ट करेगी। तो अल्टीमेटली क्या है, ऑटोमेटिक रूट में अप्रूवल नहीं है। तो गवर्नमेंट उसने देखा कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट ने इस इन्वेस्टमेंट को अप्रूव कर दिया। अब सिमिलरली आप कहते हैं कि अगर मैं इंपोर्ट रोक दूंगा या मैं उससे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी मैं वो रोक देंगे। गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि हम रोकेंगे, हम सेक्टर टू सेक्टर वाइज देखेंगे इसको। अगर ये हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें हमें कोई खतरा नहीं है तो हम इसको अलाउ करेंगे। सिमिलरली क्या होगा कि आपने देखा होगा, तो सर मैं वही तो पूछ रहा हूं ना कि फिर रेलवे वाले कॉन्ट्रैक्ट रोकने से क्या खतरा था?
उसमें क्या दिक्कत थी? देखिए, क्योंकि रेलवे हमारा उसमें हमारा स्ट्रेटेजिक सेक्टर है हमारा, क्योंकि रेलवे सिर्फ गवर्नमेंट ही रेलवेज रन कर रही है, कोई प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। अभी क्या होता है कि जितने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो महाराष्ट्र में ऑटो वाला कैंसिल किया, ये भी स्ट्रेटेजिक था क्या? उसमें देखिए ना, अगर अल्टीमेटली वो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सर मैं आपकी बात सही है, मैं देखिए पॉइंट पे लाना चाहता हूं। मेरा जो पॉइंट ये है कि एक थॉट थ्रू प्रोसेस के तहत ये हो रहा है या एक भावनाओं के तहत ये हो रहा है। अगर थॉट थ्रू नहीं है तो ये फिजल आउट हो जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। नीरज जी, हाँ जी, इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट दीजिए सर, अगरवाल जी बहुत संक्षेप में दीजिए, मुझे अभय दुबे जी के पास जाना है। बहुत संक्षेप में देखिए, एक देशीय नहीं होता जब चीजें, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करना पड़ेगा, आरसेप से भी साइन नहीं करना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ानी पड़ेगी, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के लिए लैंड भी अवेलेबल, तो यह 360 डिग्रीज के साथ काम होगा। हमारे को अपने मैन्युफैक्चरिंग को भी कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, तो पावर उन्हें जनरेट करना, तो यह सारे जो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है उसको आप समझिए ना, वह पूरी चीजों को देख के लेता है, वो समावेशी है, वह 360 डिग्रीज का सारे इश्यूज को देख रहा है। केवल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, इंपोर्ट में बैन लगा देंगे, एंटी डंपिंग कर देंगे, इससे कोई चीन को कर तो यही रहे हैं ना अग्रवाल जी, कर तो यही रहे हैं ना, मेरा सवाल तो यही, कर तो यही रहे हैं। इंपोर्ट नहीं, हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेवल प्लेइंग फील्ड कर लिया, कितने स्टेप्स लिए हैं। अच्छा, अभय दुबे जी कांग्रेस वाले कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास सर बोलिए अभय दुबे जी। देखिए मैं बिल्कुल हूबहू इन चीजों को उसी दृष्टिकोण से देखता हूं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पाकिस्तान को प्यासा मार दूंगा, पानी रोक दूंगा, लेकिन जब स्थितियां सामान्य हो गई तो कोई बात नहीं हुई। हम तो प्रधानमंत्री जी से सिर्फ इतनी अपेक्षा करते हैं कि अब कोई लोह पुरुष की प्रतिमा आप मत बनाइएगा, और कोई योगासन के लिए कोई चटाई चाइना से मत मंगाइएगा। हम सिर्फ इतना कर ले कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आलोक मेहता जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ इस विषय पर, कि हमको जिसमें फायदा हो वो कदम भारत को उठाने चाहिए। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, जिससे हमारी एमएसएमई स्ट्रांग हो जाए, उस पर हमको अच्छे प्रयास करने चाहिए, और ग्रेजुअली ये हो पाएगा। अच्छा, एक तरीका है सर, ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल नहीं तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग को सबसे ज्यादा नुकसान किया चाइना ने, मोदी डंपिंग कर दी है। सर जी एक तरीका है, अरे सुनिए तो अग्रवाल जी, अगर हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को ये कहें कि अपने वो मानक ऊपर कर दें, तो बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट बाहर हो जाएंगे, और बहुत सारे देश ये तरीका अपनाते भी हैं। तो बाहर हो जाएंगे, भारत के प्रोडक्ट कैसे कॉम्पीट करेंगे? तो फिर ऐसा नहीं है, वन स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, मल्टीपल प्रॉन्ग होना चाहिए। कांग्रेस की तरह पट्टी बांध के एक तरीके से नहीं चल सकते कि भाई एक ही स्टेप पे देख लो। आसपास देखिए सर, किसने किया 6 साल में, बताइए ना। नहीं, समय खत्म हो रहा है मेरा। दिल नहीं, बाजार के दरवाजे भी खोल दिए चाइना के लिए 6 साल की बात करूंगा तो अभय दुबे जी को बताया ना, उंगलियां डालनी पड़ेंगी। अभी नीरज भगत जी ने बताया। अच्छा, मेरा समय खत्म हो गया, मैं शो को रैप अप करना चाहता हूँ, प्लीज। अब मैं शो खत्म करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मेरा ये सवाल सिर्फ सिंपल था, जिसका जवाब आप लोग दे रहे हैं कि ये एक मोमेंट्री है या थॉट थ्रू प्रोसेस है। ये आप कह रहे हैं कि एक होलिस्टिक पॉलिसी के तहत, आत्मनिर्भरता के तहत हम लोग इसको देखेंगे। फेयर इनफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ इसमें अंत में एक लाइन में ये कहना है कि अगर इच्छा शक्ति है तो कुछ भी संभव है। मैंने एक कहानी कहीं सुनी थी, मुझे नहीं पता सच है कि झूठ, अगर दंत कथा है तब भी सही है, कि इजराइल ने ओवरनाइट अपने हिब्रू लागू कर दी थी। अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।